अच्छो। यस सर, सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आज का टॉपिक है एग्जाम्शन। अब देखिए, एग्जाम्शन के अंदर में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, राइट। एक दो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा, आप उतना ही कर लेना, काफी है। बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता, बहुत कम मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर में फाइनेंस एक्ट 25 से एक अमेंडमेंट भी है, उस अमेंडमेंट को हमें देखना है, जो रेलिवेंट हो सकता है मई 26 से लेकर के जन 27 तक के, ये आपका रेलिवेंट हो सकता है। यस, तो चलिए एग्जाम्शन की शुरुआत करते हैं, फटाफट एग्जाम्शन को देख लेते हैं क्या कहता है ये एग्जाम्शन। चलो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जाम, तो जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है ये क्या हो जाएगी मालिक, एग्जाम हो जाएगी। इसको तो हम लोग सेपरेट चार्ट रिवीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं। यस, नेक्स्ट, इनकम आउट ऑफ फैमिली एस्टेट। अगर एचयूएफ का क्या होता है, एचयूएफ कि एस्टेट से आपको कोई इनकम आती है, ये इनकम टोटली मालिक क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, क्योंकि एचयूएफ इसके ऊपर टैक्स दे चुका होता है। तो जब मेंबर को मिलती है, मेंबर के हाथ में ये क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टनर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म जो होता है, ये पार्टनर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है। पार्टनर के हाथ में फर्म से क्या रिसीव हुआ टैक्सेबल होता है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन या बोनस। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है ये एग्जाम्प्ट होता है। यस और नो मालिक। सो पार्टनरशिप फर्म से अगर क्या मिल रहा है, पार्टनर को कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये टोटली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एनी पेमेंट मेड अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। तो भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के तहत किसी भी एसएससी को कोई कॉम्पनसेशन मिला है, ये कॉम्पनसेशन टोटली एग्जाम्प्ट है। ये है नेक्स्ट काम की चीज, एनी कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज, डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट, एसएससी को मिले या फिर उसके लीगल हेयर को मिले। 1010 बीसी क्या कहता है जरा समझना। 1010 बीसी कहता है कि अगर एसएससी को डिजास्टर हुआ है और इस डिजास्टर के कारण क्या मिला है, कोई कॉम्पनसेशन मिला है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो, स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो या फिर लोकल अथॉरिटी से मिला हो, ये टोटली क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। ये टोटली क्या होता है मालिक, एग्जाम्प्ट होता है। डन है मालिक। ओके, नेक्स्ट आता है 1012 बीए। अब ये 1012 बीए क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, आज के तारीख में ना एनपीएस के अंदर में माइनर के नाम से एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। मैंने अपने अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर में भी बताया है। अगर आपने मेरा अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के अमेंडमेंट लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर में भी मैंने ये बताया है। यहाँ पे चार्ट रिवीजन देख ले, मतलब आपका अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर हो रहा है, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सर होता क्या है कि माइनर के नाम पे एनपीएस वात्सल्य स्कीम का अकाउंट ओपन होता है। इस अकाउंट से अगर मान लीजिए पेरेंट या गार्डियन पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो 25% तक का अमाउंट जो है ये एग्जाम्प्ट माना जाता है और 75% का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो एग्जाम्पशन किसको मिल रहा है, पेरेंट को मिल रहा है। कब, जब वो एनपीएस वात्सल्य स्कीम से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। कितना एग्जाम्प्ट है, 25% एग्जाम्प्ट है। तो चेक कीजिएगा, एनी पेमेंट फ्रॉम द एनपीएस ट्रस्ट, एनी पेमेंट फ्रॉम द एनपीएस ट्रस्ट टू एन एसएससी under the partial withdrawal made out of minor NPS वात्सल्य scheme provided it does not exceed 25%। तो 25% तक के एग्जाम 75% रुपीज क्या हो जाए, 75% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चेक कीजिए। डन मालिक। तो नेक्स्ट आता है मेरा एजुकेशन स्कॉलरशिप से। एजुकेशन स्कॉलरशिप से जो भी अमाउंट आ रही है वो टोटली एग्जाम्प्ट है। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका एमपी एमएलए से जो अमाउंट रिसीव हुआ है। अब देखिए, एमपी एमएलए को जो अमाउंट रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, यस और नो, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये एग्जाम्पशन तब नहीं मिलता जब आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं। सो अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो ये एग्जाम्पशन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है अवार्ड फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क। अगर किसी भी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से अवार्ड मिलता है फॉर देयर वर्क, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, तो ये टोटली क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट काम की चीज 1018, 1019 दोनों काम की चीज है, आईएफओएस में हम लोग पढ़ते हैं। अगर एसएससी को फैमिली पेंशन मिल रहा है, राइट, फैमिली पेंशन और पेंशन में डिफरेंस क्या होता है, जीते जी मिल गए तो पेंशन, मरने के बाद मिले तो फैमिली पेंशन, इतना ही डिफरेंस है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है who was recipient of गैलेंट्री अवार्ड, ऐसे व्यक्ति थे जिनको गैलेंट्री अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है इनकी वीरता के लिए, इनके घर वालों को जो फैमिली पेंशन मिलता है ये टोटली एग्जाम्प्ट होता है। तो गैलेंट्री अवार्ड कौन से होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता अवार्ड, इनके घर वालों को अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है टोटली एग्जाम।
नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन किसको मिल रहा है, ऐसे एम्प्लॉय को हु वाज डिसीज्ड एंड वाज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई हमारे देश के जवान थे हु वाज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस, शहीदी मिलती है, इनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है, टोटली एग्जाम्प्ट। यस। नेक्स्ट आता है एनुअल अमाउंट ऑफ पैलेसेस ऑफ फॉर्मर रूलर। अब देखिए जब फॉर्मर रूलर इंडिया के अंदर में मर्ज किए गए थे तो इनके जो पैलेस की एनुअल वैल्यू थी उनको एग्जाम्शन प्रोवाइड किया गया था, वो एग्जाम्शन आज भी चल रहा है। यस। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जो भी है, जैसे पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, इनकी जो इनकम है, राइट, कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, एचपी इनकम एग्जाम्प्ट है, कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, आईएफओएस एग्जाम्प्ट है, और पीजीबीपी इनकम जो सप्लाई फ्रॉम ओन जुरिस्डिक्शन से आ रही है, ये टोटली क्या है, एग्जाम्प्ट है। हाँ, अब मान के चलिए पीजीबीपी इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दूसरे जुरिस्डिक्शन से आ रही होगी, तो अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन से आ रही होगी तो ये टैक्सेबल है। अब देखो फाइनल लेवल पे मुझे नहीं पता ये टॉपिक क्यों डाल के रखे हुए, कभी नहीं पूछे यार कोई पेपर में, आई डोंट नो, कभी पेपर में पूछ ले तो, पर ये अननेसेसरी चीज है जो आपको डाल के रखा है। इनफैक्ट मैंने कई बच्चों से बात की है, उन बच्चों ने तो ये टॉपिक पढ़े हुए भी नहीं है। मतलब अननेसेसरी यार, बच्चे के ऊपर तुम इतना बर्डन क्रिएट कर रहे हो, बच्चा बेचारा पहले इतने प्रेशर में, क्या पढ़ू क्या नहीं पढ़ू, ये सुनो, राइट, पर उसको पढ़ना तो सारी चीजें हैं। आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, रिसर्च एसोसिएशन। रिसर्च एसोसिएशन जो सेक्शन 35 में अप्रूव्ड है, इनकी इनकम क्या मानी जाती है बेटा, एग्जम्प्ट मानी जाती है। यस। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस की इनकम। देखिए सेक्शन 1023 ए कहता है जो भी अपने प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, इनकी जो इनकम होती है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और रेंडरिंग अ स्पेसिफिक सर्विसेज और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये क्या होती है बेटा, एग्जम्प्ट होती है। क्लियर है मालिक? सो बेसिकली प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो गए, इनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस की इनकम है वो एग्जम्प्ट है। 1023 AA, इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस फॉर वेलफेयर ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं जिससे जितना भी फंड रिसीव होता है वो अल्टीमेटली मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, टोटली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, इनकम ऑफ फंड स्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कोई फंड स्टैब्लिश किया है, उससे आने वाली इनकम को क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जिसमें से मेजर कंडीशन है ये अप्रूव्ड होना चाहिए सीआईटी वर्सेस पीसीआईटी से। नेक्स्ट है 1023 AA, राइट, अगर कोई LIC फंड सेटअप करता है, इस पेंशन फंड में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है LIC को, ये टोटली क्या है, एग्जम्प्ट है। अब देखिए जो चीजें रेलेवेंट है ना, मैं तुम्हारे को खुद होकर के बता रहा हूं कि यार ये रेलेवेंट है, इतना पढ़ लो। जो नहीं काम का है उसके ऊपर ध्यान मत देना, फटाफट सिर्फ एक बार सुन लेना कान में, कहीं तो भी कभी तो भी काम आ जाए तो, अदरवाइज आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है 1023B, इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम प्रोडक्शन, सेल एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा, एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा इनकम ऑफ अथॉरिटीज सेटअप अंडर द स्टेट एंड प्रोविंशियल एक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की जो इनकम है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए जो सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन की इनकम क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट है बेटा कुछ और लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन आपको प्रोवाइड किया गया है, इस लिस्ट को बस एक बार गो थ्रू कर लेंगे, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इनकम ऑफ अथॉरिटी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट है। IRDA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की इनकम एग्जम्प्ट है। प्रसार भारती एंड रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड की इनकम क्या है, एग्जम्प्ट की गई है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो सेटअप किए गए हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा, इनकी भी इनकम एग्जम्प्ट है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो सेटअप किया गया है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट है। कोर सेटलमेंट गारंटी फंड जो सेटअप किया गया है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट है। यस, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है एंड अप्रूव्ड बाय CBDT, इनकी भी इनकम क्या की गई है बेटा, एग्जम्प्ट की गई है फ्रॉम HP एंड IFOS। नेक्स्ट आता है बेटा जो प्रोविडेंट फंड सुपर एन्युएशन फंड है, इनकी भी इनकम एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, इनकी भी इनकम एग्जम्प्ट है। स्पेसिफिक इनकम ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट लोकेशन की है, इनकी इनकम क्या की गई है, एग्जम्प्ट की गई है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की इनकम एग्जम्प्ट की गई है। कॉर्पोरेशंस की इनकम एग्जम्प्ट की गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉर्पोरेशन सेटअप किए गए हैं, इनकी भी इनकम क्या की गई है दोस्त, एग्जम्प्ट की गई है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी भी इनकम क्या की गई है दोस्त, एग्जम्प्ट की गई
है। यस, अब इतना सारा हम लोगों ने कंटेंट पढ़ लिया। देख भाई, सीधी बात, नो बकवास, ये सब कोई काम का नहीं। नेक्स्ट काम की चीज है तेरे सिक्किमिस इंडिविजुअल वाला पॉइंट। सिक्किमिस इंडिविजुअल वाला जो पॉइंट है, ये तेरे काम की चीज है, इसको जरा ध्यान से सुन। देख बॉस, जब हिंदुस्तान बनाया जा रहा था आफ्टर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, एक स्टेट था सिक्किम जिनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। वन ऑफ द राइट्स विच वाज गिवन टू सिक्किमिस इंडिविजुअल वाज एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो सिक्किमिस इंडिविजुअल जो इनकम कमा रहा है फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम, फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम, वो एग्जम्प्ट है। हाँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड चाहे वो सिक्किम के बाहर से भी कमा ले तो भी एग्जम्प्ट है, बट स्टेट ऑफ सिक्किम से सिक्किमिस इंडिविजुअल जो कमा रहा है वो टोटली एग्जम्प्ट है। क्लियर है? हालांकि ये एग्जम्पशन सिक्किमिस वुमेन को नहीं मिलने वाला जिसने आफ्टर 2008 नॉन सिक्किमिस इंडिविजुअल से शादी कर ली है। सो फॉलोइंग इनकम विल बी एग्जाम। कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है? एनी इनकम फ्रॉम द सोर्स, एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड चाहे उनको कहीं से भी आया हो, ये टोटली क्या माना जाएगा? एग्जाम्प्ट माना जाएगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका टी बोर्ड सब्सिडी। आपको जो टी बोर्ड की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एग्जम्प्ट है, नॉट सो रिलेवेंट। अदर सब्सिडीज जो आपको मिल रही है फॉर ग्रोइंग रबर, कॉफी, कार्डमम, ये भी टोटली क्या किया गया है? एग्जम्प्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड की जो इनकम है ये भी एग्जम्प्ट की गई है, राइट। 1048 बी। ओके, अब देखिए क्या हुआ था, फॉरेन कंपनीज ने यहाँ पे क्रूड डिस्बर्समेंट फैसिलिटी सेटअप की थी। तो फॉरेन एंटिटीज को कहा गया था कि आप इंडिया में क्या करिए, क्रूड डिस्बर्समेंट फैसिलिटी सेटअप कीजिए, जहां से आप अपना क्रूड ऑयल क्या करेंगे? सेल करेंगे। यस और नो? और ये जो आप सेल करेंगे ये इंडियन करेंसी में करेंगे। ऐसा कोई फॉरेन एंटिटी अगर सेटअप करती थी तो ये टोटली एग्जाम था। सो चेक कीजिएगा, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी बाय फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इज टोटली एग्जाम। यस और नो? अब देखिए, ये जो अग्रीमेंट था ये बूट सिस्टम पे था, मतलब 10 साल बाद ये जो फैसिलिटी थी ये किसको ट्रांसफर हो जाने वाली थी? इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाने वाली थी। तो लॉ कहता है कि जब ये ट्रांसफर हो रहा था उस टाइम पे कुछ लेफ्ट ओवर स्टॉक था, तो वो लेफ्ट ओवर स्टॉक किसको सेल करके गए थे? कई पार्टीज को सेल करके गए थे। तो अब सवाल उठा, क्या ये लेफ्ट ओवर स्टॉक सेल करके भी जो इनकम आएगी क्या वो भी एग्जम्प्ट है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं हाँ जी। सो इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक, यस, इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट, इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। अब देखिए सर, एग्जाम्पशन का हम लोगों ने सारे टेबल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 10AA। हालांकि उसके ऊपर सनसेट लग चुका है बट फिर भी रेलेवेंट तो आज भी है। चलिए पढ़ते हैं 10AA पे। 10AA देखिए, इसके ऊपर सनसेट क्लॉज ऑलरेडी लग चुका है, राइट। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है बेटा? सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि ये सेक्शन ऑलरेडी, आज इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेसिफाइड डेट के पहले चालू किया था तो आज आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई नई मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर में चालू कर रहे होंगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर आज भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ये पूरे एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। ये एग्जामिनेशन सभी कैटेगरी को एसएससी को अवेलेबल है हु हैज अ यूनिट इन एसईजेड। तो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, और आप एसएससी एसईजेड में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए क्लेम करनी है। कंडीशन नंबर 1, आपने मैन्युफैक्चर बिगिन करना है 2006-7 से लेकर के 2021 तक के। तो 2021 वो लास्ट ईयर था जब तक कि आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना चाहिए था। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट गिवन इन सेक्शन 33B। ये एकदम न्यू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, डीमर्जर से आना नहीं चाहिए था, एक्सेप्ट द केस गिवन इन सेक्शन 33B। अब ये 33B क्या है? 33B कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर या एक्शन ऑफ एनिमी के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था एंड 3 साल के अंदर में इस बिजनेस को रिवाइव कर लिया गया, तो उसे एज गुड एज न्यू बिजनेस माना जाएगा इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस के लिए। तो मान लीजिए आपका जो बिजनेस होना चाहिए इस सेक्शन के लिए न्यू होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रक्शन के 3 ईयर के बाद रिवाइवल होगा तो उसे भी हम न्यू ही मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। यस, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए ये भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, प्रीवियसली यूज्ड नहीं होनी चाहिए। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए ये भी न्यू होनी चाहिए, नॉट प्रीवियसली यूज्ड होनी चाहिए। हालांकि इस पॉइंट को एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता दूं।
अगर वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी न्यू मशीनरी मान लिया जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, मान लो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और ये 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उससे ऊपर की नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी जो सेकंड हैंड है उसे भी एज गुड एज न्यू मान करके बेनिफिट दे दिया जाता है। तो तीन कंडीशन क्या क्या थी? पहला 2021 तक के आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना है, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए वो भी न्यू होनी चाहिए। हालांकि अगर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नहीं है तो इसे एज गुड एज क्या मान लिया जाएगा ब्रो? न्यू मान लिया जाएगा। क्लियर है? डन। अब आप पूछेंगे कि सर कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो आइए मैं आपको बता दूं कितना एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, पहले 5 साल जहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, पहले 5 साल 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। तो पहले 5 साल जो है आपने जहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी वहां से 5 साल आपको 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा एंड फर्दर नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% का कंप्यूटेड बेनिफिट मिल जाएगा, कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको टोटल 15 ईयर्स का बेनिफिट मिल रहा है विच इज डिवाइडेड इन 3 पैकेट्स। फर्स्ट 100%, सेकंड 50%, थर्ड 50%। लेकिन जो आखिरी के 5 साल है ना, दैट इज 10 to 15 ईयर्स, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप डिपॉजिट करेंगे री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अलाउंस के अंदर में। राइट, एंड ये अमाउंट आप पीएनएल को डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट कर देंगे एसईजेड अकाउंट को। तो ये जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा है पीएनएल को डेबिट करो और एसईजेड अकाउंट में री इन्वेस्टमेंट करो, और ये जो री इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इससे भी आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही एक्वायर कर पाएंगे। तो अगेन आपको पहले 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, फिर 5 साल का 50% का बेनिफिट मिलेगा और लास्ट में भी 5 साल का 50% का बेनिफिट मिलेगा। लास्ट के 5 साल का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप सीधा सीधा री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाएंगे और इसे एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे और इससे सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे या फिर स्पेसिफाइड खर्चे ही करेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। राइट, हालांकि ये सेक्शन में आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया 139(1) के तहत, दैट इज जुलाई और अक्टूबर एज द केस में भी, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे थे 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट या 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट हो रहा था, तो व्हाट इज कंप्यूटेड प्रॉफिट? देखिए ये है वो फॉर्मूला कंप्यूटेड प्रॉफिट का, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड into export turnover from a unit in SEZ divided by total turnover from a unit in SEZ। अब देखिए आपको क्या क्या होता है, इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगी उसका 100 या 50% आपको बेनिफिट लेना है डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग को कितने साल हुए होंगे। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में सारी फिगर डालेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड। जो भी फिगर आएगी इसका 100 या 50 आपको लेना है डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग को कितने साल हुए। पहले 5 साल 100, नेक्स्ट 5 साल 50, फर्दर नेक्स्ट 5 इयर्स 50। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। एक सवाल उठा कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या आएगा। क्लैरिफिकेशन आया था, एचसीएल का एक केस लॉ था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में फ्रेट चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करके किसी और को पे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं और सीधा थर्ड पार्टी को पे कर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारे एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में ये तीनों एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यस और नो? आप सभी को एक और बात मैं याद दिला दूं, 10AA का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो 115 BAC से बाहर आना पड़ेगा। यस, तो ये बेनिफिट तभी मिलेगा ओनली इफ द असेसी शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC। सो अगर असेसी ने 115 BAC को ऑप्ट किया हुआ है तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA मिलने वाला नहीं है। अगर असेसी ने 115 BAC को ऑप्ट किया हुआ है तो सेक्शन 10AA का जो एग्जम्पशन है वो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए, तो सर इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा एग्जम्पशन टॉपिक को खत्म किया। ये था आपका एग्जम्पशन टॉपिक। मेरे हिसाब से लगभग हम 15 मिनट के अंदर में पूरा एग्जम्पशन टॉपिक कर लिया था। मुझको ऐसा लगता है कि आपने इसको एक बार रिवाइंड करके और देख लेना, आपको इंपॉर्टेंट वाले पार्ट समझ में आ जाएंगे और स्पेसिफिकली 10AA वाला पार्ट आपने फिर से देख लेना। रेगुलर क्लास के अंदर में हम लोगों ने शायद इस पे 5 से 6 प्रॉब्लम लिए हैं और फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में भी, एमआरपी में भी हमने इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन रखे हैं।
आपने वो जाकर के देख लेना, ऑडियो रिवीजन आपने एक बार सुन लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। एंड यस, आपका ये जो छोटा सा टॉपिक है एग्जाम्पशन का, ये भी खत्म हुआ। आई एम श्योर इसने आपको जरूर वैल्यू ऐड करी होगी। एंड मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यस, बाय एंड टेक केयर।